बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्लास 11th फिजिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की टर्म है। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स के साथ साथ जिन बच्चों की बायोलॉजी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैथ्स के बच्चे इसको, उनके पास 12th क्लास में पूरी डिटेल स्टडी है। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन, या हिंदी में हम इसको कहते हैं समाकलन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर। यानी ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर, यानी कि इसको इस लेटर से हम डिनोट करते हैं। लिखने का तरीका इसका ये होता है, यानी कि एस की तरह हम इसको बना देते हैं। अब इसको न्यूमेरिकल्स करने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों हमारा, दिस इज इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू क्या आता है, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, और यहाँ पे n नॉट इक्वल टू माइनस वन, यानी n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर ये माइनस वन हो जाएगी तो अपॉन में ये जीरो बन जाएगा, और इट मीन्स इट इज इनफिनिटी। और प्लस सी का मतलब बच्चों, यहाँ सी का मतलब होता है कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट आ जाता है, और हर एक में ये कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं हम कि प्लस सी, जो भी बाकी बची हुई वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट में कंसीडर की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब अगर इस पावर्स के रूप में कोई हमारे पास इंटीग्रेशन दिया होगा, तो x यानी जो फंक्शन x में उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, और अपॉन में भी वो डिजिट लिख देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, पावर को मल्टीप्लाई करते और एक पावर को कम करते थे। इसीलिए इसको रिवर्स प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पावर ऐड हो रही है। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू वाई, इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू z, या इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t। यानी अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन dx में लिखा हो, dy में हो, dz में हो, dt में, किसी में भी हो, तो वही फंक्शन बन जाता है उसका इंटीग्रेशन। तीसरा है बच्चों इसमें सी यू डी एक्स इंटीग्रेशन, यानी इसमें भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेते हैं। प्लस सी चाहे तो हम इनमें सब में लिख सकते हैं कांस्टेंट के लिए। या नेक्स्ट फोर्थ है कि u प्लस वी डी एक्स, यानी अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों की फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन भी सभी की अलग अलग कर देते हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन को भी अलग, यानी कि इंटीग्रेशन यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। फिफ्थ है बच्चों इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाती है लॉग एक्स। उसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दो ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स की हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, ये याद रखना है, और कॉस एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है साइन एक्स। तो ये दो आपने इंपॉर्टेंट है जिनको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बच्चों इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स हो जाता है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे लिखते हैं हम, एफ एक्स, यानी कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स में है और उसकी ये इनको बोलते हैं लिमिट, x1 और x2 इसकी लिमिट है। तो जो नीचे लिखी होती है उसको लोअर लिमिट बोला जाता है, और जो ऊपर लिखी जाती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इंटीग्रेशन x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स। और इसी को अगर हम करते हैं तो इस पोर्शन का जैसे हम यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे की तरफ लोअर लिमिट लिख लेते हैं और ऊपर अपर लिमिट को लिख देते हैं। और यहीं फिर सॉल्व करके क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी जब एक न्यूमेरिकल हम करेंगे बच्चों फिर इसको देखेंगे। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों। अब हम ये 9 जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने थोड़ा पढ़ के समझ लेने हैं, और इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल से आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला उसको ध्यान में रखना है। x रेज टू पावर n क्या बताया था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं,
इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6 अपॉन 6 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्लस c लिख लेते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला देख के थोड़ा टिपिकल लगता है लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही बच्चों हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट 7x स्क्वायर इंटू dx। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, फिर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इसी को हम आगे करेंगे अगर बच्चों, तो 7 बाहर था, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और ज्यादा बेटर है हम इसको लिख देंगे 7 अपॉन 3 एक्स रेज टू पावर 3। अगर प्लस सी लिखना है ठीक है, नहीं तो आप यही पे इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/3 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड, इंटीग्रेशन 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इस फॉर्मूले से समझेंगे हम, u प्लस डी dx, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4x रेज टू पावर 3 इंटू dx ये अलग कर देंगे, प्लस 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, यानी हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इनकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट, 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये हो गया x की पावर 3 dx प्लस 2 कांस्टेंट है आउटसाइड x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4। अब बच्चों इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम x क्यूब dx की, यानी इसी फॉर्मूले से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4 और अपॉन 4 प्लस 2 x की पावर 3 अपॉन 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, अब थोड़ा सा इसको अगर हम आगे करना चाहेंगे बच्चों तो थोड़ा और आगे हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास 4 से 4 कैंसल, तो ये क्या बचा है, x की पावर 4 प्लस 2 3 कैंसिल लेंगे, 2/3 x की पावर 3 और प्लस कोई कांस्टेंट लिखना है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2/3 x रेज टू पावर 3 प्लस c, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे जान लेते हैं बच्चों, अब वो हम कर लेंगे, ये तो सामान्य फॉर्मूलों पे हो गए। अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स का कोई क्वेश्चन करना होगा तो हम ये कर सकते हैं, ये लिखेंगे 2 to 3x dx, इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन 2 to 3x dx, यानी ये हमारी कौन सी लिमिट होगी, लोअर लिमिट, और ये कौन सी होगी हमारी अपर लिमिट। तो इसको करने के लिए बच्चों पहले हम सीधे पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर हम x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और ब्रैकेट में यहां लिख देंगे लिमिट्स को। इसका ध्यान रखना बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल जब करते हैं सब कुछ इंटीग्रेशन की तरह ही करेंगे, पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इनकी लिमिट्स को लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया था फॉर्मूले में fx dx इंटीग्रेशन करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है हमारी 2 और अपर लिमिट क्या है हमारी यहाँ पे 3। तो इसको आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है बच्चों, इसमें करते हैं क्या लिखा था यहाँ पे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे
3 और उसका भी स्क्वायर और अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि हमने इसमें लिख दिया है अपर लिमिट माइनस इसमें लिख दिया हमने लोअर लिमिट, यानी x की जगह हम 3 रखेंगे और दूसरी बार माइनस करते हुए x की जगह क्या रखेंगे 2 और पावर्स जो होंगी वही चलती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 2 माइनस नो इट्स रॉन्ग x नहीं बच्चों यहाँ पे 2 होना था इसमें, सॉरी, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे x की जगह हमने 2 रखना था ना, हाँ 3, सॉरी ये फिर गड़बड़ हो गया, 3 रेज टू पावर 2 होना था यार इसमें, 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि x की जगह हम अपर लिमिट में क्या रखेंगे 3 और 3 का क्या है स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हो जाएगा x की जगह लोअर लिमिट में 2 और उसका भी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2, दोनों का एलसीएम कितना हो गया है 2 और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको अब सिंपल मैथमेटिक्स 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 2। यही डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है बच्चों कि जिसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास फिक्स आ जाती है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 2 to 3x dx की वैल्यू 5 अपॉन 2, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर लेते हैं। मान लो वो क्वेश्चन हो हमारे पास इंटीग्रेशन sin x dx और 0 to π/2। तो सबसे पहले हमने जानना है बच्चों कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वेदर इट इज cos x और माइनस cos x। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यस, sin x इज इक्वल टू होता है माइनस cos x। तो इसमें बच्चों ये 0 हमारे पास हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट। तो इसको फिर अगर हम करेंगे sin x की इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो क्या लिखे इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे माइनस cos x, यानी इंटीग्रेशन तो माइनस cos x होगी। अब इसमें अगर लिमिट है तो लिमिट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर लिख देते हैं अपर लिमिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों माइनस cos π/2 अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट। इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। ये हमारी लोअर लिमिट है अपर, तो क्या करते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस तो ऑलरेडी है इसमें cos, अब x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे तो π/2 माइनस फिर माइनस cos x ऑलरेडी है ये, तो और लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस cos 0 लिखेंगे। अब इनकी जरा वैल्यूज देखते हैं। ये आ गई माइनस cos π/2, cos π/2 का मतलब cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 तो खत्म हो गया -1 और माइनस ये हो गया -1 विच इज इक्वल टू +1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब ही ये होता है कि कोई फिक्स वैल्यू। तो एक दो क्वेश्चन मैं बच्चों आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। और एक हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी देखते हैं। इंटीग्रेशन 2 to 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू dx। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ ही इतना ही आपको बच्चों इंटीग्रेशन के बारे समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।